नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं पेपर 5 का सेक्शन डी। तो सेक्शन डी हम करेंगे पेपर 5 का, जो रहेगा हमारा सब्जेक्ट साइंस। तो आपको पता है कि साइंस के सब कंप्लीट हो चुके हैं, पेपर 5 का डी आज हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ पेपर 6 रहेगा, वो मैं आपको फटाफट से प्रोवाइड कर दूंगी, टेंशन मत लीजिएगा, आप बस लर्निंग पे फोकस कीजिए। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कि पेपर 5 के सेक्शन डी में हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके अपन आंसर्स कैसे लिख सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन रहेगा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो इसके लिए सुनते जाइएगा, समझते जाइएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चा, क्या है, कंपाउंड सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड एज एसिड। ठीक है, एल्कोहल और ग्लूकोज को हम एसिड नहीं बोलते हैं, बट उनके अंदर हाइड्रोजन तो रहता है। तो ये एक्टिविटी बताइए कि आप उसको क्यों नहीं बोल पा रहे हो। ठीक है, तो देखो बेटा, अगर हम एसिड की डेफिनेशन को समझें तो एसिड जो है वो बेसिकली क्या होता है, एसिड्स आर आइडेंटिफाइड एज द कैपेबिलिटी टू आयोनाइज एंड डिसोसिएट H+ कम्प्लीटली। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी एसिड, ठीक है, कोई भी एसिड कंटेन, जैसे HCl होगा, HNO3 हो जाएगा या H2SO4 हो जाएगा, कोई भी, ठीक है, तो जब आप उसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो उसके अंदर आपको H+ आयन मिलेगा, है ना, कम्प्लीटली H+ आयन मिलता है। तो ये जब कम्प्लीटली आपको H+ आयन देगा तो उस तरीके मतलब H+ आयन उस कंपाउंड से अलग हो जाएगा, H आयन, तो उसको अपन कहेंगे एसिड। ओके, अब अगर बात करते हैं हम लोग अल्कोहल और ग्लूकोज की, तो उनके ना हाइड्रोजन तो है, बट जब हम उसको पानी में डिजोल्व करते हैं ना तो वो H+ आयन नहीं देते हैं, इसके लिए हम उनको कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं एज एसिड्स। अगर आपको इतना ही शॉर्ट में पूछा जाता तो ये आंसर कंप्लीट है, बट इन्होंने आपसे कहा है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट, तो हमें एक्टिविटी भी बतानी पड़ेगी। अगर आपको इतना स्टेटमेंट देते हो, पूछते गिव रीजन, तो आपका फर्स्ट आंसर में कंप्लीट हो जाता। अब एक्टिविटी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आइए देख लेते हैं बच्चा क्या एक्टिविटी में। देखो, तो एक्टिविटी में हमारे पास क्या करना है, हम लोगों को सॉल्यूशन लेना है HCl, H2SO4, एल्कोहल और ग्लूकोज। ठीक है, 4 सॉल्यूशन लेने हैं हम लोगों को। अब इन चारों के अंदर हाइड्रोजन अवेलेबल है, वो अपन को पता है एज पर देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब क्या करना है, फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन अ रबर कॉर्क और एंड प्लेस द कॉर्क इन अ बीकर। अब फिगर से देखते जाएंगे बेटा, तो ये रहा कॉर्क, रबर कॉर्क, ठीक है, और इसमें आपको 2 नेल्स, आयरन की जो खिली होती है ना, ठीक है, वो उसके अंदर आपको 2 नेल्स ऐसे फिक्स कर देनी है। अब इन नेल्स के साथ हमें कनेक्ट करना है 6 वोल्ट का बैटरी, मतलब पूरा सर्किट बना देना है अपने को, स्विच और बल्ब कनेक्ट करके। ठीक है, अब हम लोग एक बीकर में HCl डालेंगे और हम स्विच ऑन करेंगे, तो हम देखेंगे बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है। सेम हम H2SO4 डालेंगे, उसमें भी हम देखेंगे बल्ब ग्लो कर रहा है। सेम हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ग्लूकोज के साथ और अल्कोहल के साथ, तो हम देखेंगे बल्ब जो है वो ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, तो कंक्लूजन यहीं से आ गया कि भैया H2SO4, HCl जैसे एसिड्स जो है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि H+ आयन है ना, H+ आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करता है, इसके लिए उसको हम एसिड कहेंगे। और ग्लूकोज और ये सब जो हैं जिनमें हाइड्रोजन अवेलेबल है बट वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि उसमें से हाइड्रोजन डिसोसिएट नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन अलग नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं C2H5OH, तो अगर मैं इसको पानी में डिजोल्व करूँ तो उसमें से ये हाइड्रोजन अलग नहीं होगा, है ना। ग्लूकोज की बात करते हैं C6H12O6, तो ये हाइड्रोजन अलग नहीं हो रहा है, इसके लिए उसको हम एसिड में कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अलग नहीं हो रहा है, तो इसके लिए वो इलेक्ट्रिसिटी को भी पास ऑन नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी एक्टिविटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सब्सटेंस यूज इन किचन टू मेक सॉफ्ट एंड क्रिस्पी पकौड़ास, एक्सप्लेन इट्स प्रिपरेशन एंड यूजेस। ओके, अब पकौड़ा तो सीधी सी बात है, ठीक है, हम यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा। तो द सब्सटेंस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसको हम नॉर्मली बेकिंग सोडा कहते हैं घर के अंदर। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। प्रिपरेशन कैसे करना है भैया जी इसके अंदर, तो सिंपल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विथ अमोनिया, मतलब कि आपको ठंडे पानी में NaCl नमक डाल देना है, तो वो हमारा बन गया सॉल्यूशन, इसको हम कहते हैं ब्राइन। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसको, ब्राइन। ओके, तो ब्राइन सॉल्यूशन बन गया। अब उसमें आप ना अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, अब देखो H2 तो अपन पानी में डाल रहे हैं, तो इसके लिए ये चीज़ आ गई। ठीक है,
तो इनको हम जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा NaCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl। ओके, तो प्रिपरेशन आ गया इक्वेशन के साथ। अब यूजेस क्या हैं, तो इसको हम लोग बेकिंग पाउडर बनाने में भी यूज़ करते हैं। बेकिंग पाउडर जो होता है जिसके अंदर हम ये सोडा और टार्ट्रिक एसिड या कोई भी सिट्रिक एसिड को जो कंबाइन कर लेंगे तो अपने बेकिंग पाउडर मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा इसको हम लोग मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं टू रिमूव द एसिडिटी ना, ये एंटासिड की तरह काम करता है, सीधी सी बात है। उसके अलावा इसको हम लोग ना एडिटेड वाटर मतलब कि सोडा वाटर वगैरह जो होता है ना, ठीक है, उसके अंदर हम लोग जैसे सोडा बाहर मिलती है प्लेन सोडा, तो उसको बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और उसके अलावा इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, तो ये 4 उसके यूजेस इनफ है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया है ना। चलिए नाउ राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 कितने कार्बन है बेटा जी, 1 2 3 4 4 कार्बन है। 4 कार्बन हो, ठीक है, इसका मतलब कि नाम कहाँ से शुरू होगा, ब्यूट से शुरू होगा। ओके, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप में क्या है, Br। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर 2 Br का ब्रोमो ब्यूटेन। 2 मैंने क्यों लगा, क्योंकि सेकंड कार्बन के साथ, ठीक है, सेकंड कार्बन के साथ Br अटैच्ड है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, डन, आया समझ में, सेकंड कार्बन के साथ कनेक्टेड है इसके लिए। अभी आप बोलो कि मैम अगर मैं यहाँ पे काउंटिंग करूँ 1 2 3 तो ये तो थर्ड के साथ हो जाएगा ना, बट हम ये वाला काउंटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नज़दीक से, जितना नज़दीक से नंबर है ना, हमें वो वाला शुरू करना है इसके लिए, ठीक है। जो चेन है वो नज़दीक से कहाँ से आती है वो नंबर से स्टार्ट करना है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई, CH3 CH2 CH2 CHO कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन है, और ये लास्ट में क्या है, CHO। CHO मतलब कि एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, तो इसके लिए ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेनाल, है ना, ब्यूटेनाल, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग पीछे नाल लगाते हैं, NaL, ठीक है, तो इसके लिए ब्यूटेनाल। ओके, फिर देख लेते हैं हम लोग क्या है थर्ड नंबर। सो थर्ड हमसे कह रहा है CH3 CO CH2 CH3 कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 कार्बन है, और ये क्या है, CO है। CO मतलब कि कीटोन ग्रुप, है ना, CO मतलब कि कीटोन ग्रुप, और कार्बन 4 हुए, तो बेटा क्या हो जाएगा इसका नाम, ब्यूटेनॉन। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 1 2 3 3 कार्बन है, और पीछे क्या है, COOH। COOH मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, COOH मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है ना, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे ये ब्यूटेनाल, और ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन। डन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन 50, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा विद डायग्राम एंड स्टेट द इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। तो देखो इसका मेन फंक्शन, प्राइमरी जो फंक्शन है वो तो ये है कि भैया वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करता है बाय क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है, ये स्टोमेटा होता है, तो इसके ऊपर और खोलने और बंद होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है इन द लीव्स। तो चलो ये तो क्लियर हो गया। उसके अलावा इट हेल्प्स इन द ट्रांसपीरेशन एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द लीव्स। ठीक है, लीव्स में जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो सन की रेज आके वो पानी को वेपराइज कर लेती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। मैं दोबारा बोल रही हूँ, जब लीव्स के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो सन तो रहता ही है, ठीक है, तो सन जो है वो एक्सेस पानी को वेपराइज कर लेता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो पानी का निकलना तो कहाँ से निकलेगा, ये जो छोटे छोटे से पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, इसको हम स्टोमेटा कहते हैं, वहीं से ही निकलेगा। उसके अलावा इट रिमूव्स ऑक्सीजन एंड टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड एट टाइम ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब फिगर बोला गया है तो आपको ये फिगर दिया हुआ है क्लोज्ड का और ओपन का। ठीक है, ये होगा ओपन और ये हो जाएगा क्लोज्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई फोटोसिंथेसिस होने के दौरान कौन से इवेंट्स होते हैं। तो बेसिकली 3 इवेंट्स प्लांट्स में होते हैं।
पहला इवेंट होता है जो सन की रेज, समझना इस क्वेश्चन को, ठीक है। सन की रेज जो है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? पत्तों में होता है ना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सबसे पहला क्या है बच्चा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। डन। अब क्या होगा? अब ये जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी के अंदर, ठीक है। तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी। और फिर क्या होगा? तो भैया जो रूट से पानी लिया जाता है ना, उसको वही केमिकल एनर्जी उसको स्प्लिट करेगी, तोड़ेगी, ठीक है। तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन निकल गया तो अपने को पता है ऑक्सीजन प्लांट के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो उसको वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब बाकी बचा हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा? अब आगे जाकर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है ना, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन मिक्स होकर अपन को क्या मिल जाएगा? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, दोबारा देखो, विजुअलाइज करो। सन की रेज आई, क्लोरोफिल ने उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करके वो सन की रेज जो है उसको कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी के अंदर। वो केमिकल एनर्जी जो पानी लिया गया है थ्रू द रूट्स, उसको तोड़ेगा, उसको कन्वर्ट कर लेगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन नो नीड बाहर निकाल देगा, और उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली है, ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन को कंबाइन कर लेगा और उसको कन्वर्ट कर लेगा कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। तो इस तरीके से खाना बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू आर एंजॉइंग द सेशन। आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहे होंगे चीज़ें। तो चलो अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर हम नए हैं तो 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड डिस्क्राइब द स्टेजेस टिल यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। तो दो ही स्टेजेस, अब वैसे 3 होते हैं, बट अभी से यूरिन फॉर्म कैसे होगा वहाँ तक का। तो माइक्रोफिल्ट्रेशन एंड रीएब्जॉर्प्शन। देखो अभी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने दिया हुआ है, हालांकि आपके टेक्स्ट में भी है, आपने प्रैक्टिस कर भी लिया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। तो सीधा अपन बात करते हैं माइक्रोफिल्ट्रेशन की। माइक्रोफिल्ट्रेशन को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अपने इसमें आपकी किताब में कई बार अल्ट्रा फिल्ट्रेशन दिया होता है, एक्चुअली माइक्रोफिल्ट्रेशन इतना वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, बट दोनों का मतलब सेम है। इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, बिल्कुल सब्सटेंसेस आई वुड से, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी छोटी सब्सटेंसेस को भी अच्छे से छाना गया है, जो वेस्ट प्रोडक्ट उसको निकाला गया और जो यूज़फुल है उसको ब्लड में दिया गया है। तो ये प्रोसेस को अपन कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। जितना डीपली हम उसको हम उसको सफाई कर पाएँ, जो भी लिक्विड किडनी में आता है उसको हम प्रोसेस को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो बेसिकली ये पहला स्टेप होता है यूरिन प्रोडक्शन का, ठीक है। ये कहाँ पे होता है भैया? तो ये होता है ग्लोमेरुल्स ऑफ द नेफ्रॉन। फिगर आपको याद तो होगा, फिर भी वह देख लो, ठीक है। ये रहा आपका ग्लोमेरुल्स। देखो ये होता है हमारा वोमेंस कैप्सूल, है ना, वुमेन ईरानी जी का कैप्सूल। और ये जो अंदर छन्नी की तरह होता है ये पूरा, ठीक है, इसको अपन कहते हैं ग्लोमेरुल्स। तो ये ग्लोमेरुल्स के अंदर ये जो रीनल आर्टरी दिख रही है ना आपको, ठीक है, ये ब्लड को लेके आती है और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है पूरा वो लिक्विड लेके आती है यहाँ पर, ठीक है। तो पहला तो स्टेप आ गया ये। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग ब्लड इन ऑर्डर टू रिमूव। अब ये प्रोसेस होता है, ठीक है, मैंने क्या बोला, ये छन्नी की तरह होता है। तो जैसे हम किसी चाय छानते हैं तो चाय नीचे आ जाती है और ऊपर चाय पत्ती रह जाती है, उस तरीके से अब अपना केस उल्टा होता है। अपन को चाय पीनी होती है तो वो नीचे आ जाती है और ऊपर वेस्ट प्रोडक्ट रह जाता है। किडनी में उल्टा होता है, किडनी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नीचे आ जाता है और जो यूजफुल है वो ग्लोमेरुल से बाहर की तरफ ब्लड को दे दिया जाता है। तो भी देखना मैं क्या बोल रही हूँ, स्टेटमेंट सुनना। ये एक प्रोसेस होता है जहाँ पे ब्लड को फिल्टर किया जाता है इन ऑर्डर टू रिमूव द नाइट्रोजनियस वेस्ट, ठीक है। वो पूरा का पूरा रिमूव किया जाएगा वेस्ट मटेरियल या जो भी एक्सेस फ्लूइड है फ्रॉम आवर बॉडी एज अ यूरिन के तौर पे। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है ये बेसिकली एक बैरियर की तरह काम करता है, ठीक है, जहाँ पे ब्लड और ग्लोमेरुल ना, ब्लड अच्छी चीज़ लेके जाता है, ग्लोमेरुल जो है वो वेस्ट चीज़ लेके जाता है। तो वो एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ बैरियर, ठीक है, जिसकी वजह से वो दोनों चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं। अभी जो फिल्ट्रेट है, ओके, इसके अंदर क्या क्या होगा, वाटर, सॉल्ट, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब चीज़ें होंगे विच इज़ फिल्टर्ड आउट फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। जो ब्लड रीनल आर्टरी लेके आया उसमें से उसको निकाल दिया गया। चलो तो अभी प्रोसेस यहाँ पे तो हो गया। अब ये जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ आना शुरू करेगा, ये वोमेंस कैप्सूल की जो नेक है, ठीक है, यहाँ से। तो इसको अपन कहेंगे कि फिल्ट्रेट जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये फिल्ट्रेट अच्छा नहीं है, बुरा वाला, मतलब कि इट कंटेन्स द टॉक्सिक मटेरियल्स, ठीक है। अब आता है ये अपना मेजर मैकेनिज्म यूरिन प्रोडक्शन के लिए।
कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे नीचे की तरफ आता है ना बेटा, आप देखो, ठीक है, ये आप एरो देख सकते हैं ये वाले, ठीक है, ऐसे एरो देख सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो नीचे की तरफ आता है ना, ठीक है, तो उसके आसपास ये जो आपको ब्लड कैपिलरीज नज़र आ रही हैं, वो तभी भी चीज़ें जो अच्छी अच्छी होती है उसको वो एब्जॉर्ब करते जाते हैं, इसको अपन कहते हैं रीएब्जॉर्ब, ठीक है। तो रीएब्जॉर्बिंग द ब्लड, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, मतलब फिल्ट्रेट ये, ठीक है, ग्लोमेरुलस से निकला इसलिए इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कहते हैं, ठीक है। ये यू शेप्ड हिनल लूप से पास होगा। ये जो पतला वाला है ना, इन्होंने यहाँ ये वाले में है नहीं फिगर में, ठीक है, इसको अपन कहते हैं लूप ऑफ हेनल, ठीक है। तो उसमें से पास हो जाएगा ये जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स, ठीक है, जो एनर्जी देते हैं, ये फिर से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और ब्लड कैपिलरीज इसको ले लेगा, इसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब ये फिल्ट्रेट जो है, अब बाकी सब कुछ चीज़ें चली गई ना, अब इसके अंदर क्या रहेगा, यूरिया, कुछ सॉल्ट और वाटर। अब यूरिया ये सब जो हैं वो क्या होते हैं, ये बेसिकली टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, तो इसकी वजह से ये जो फिल्ट्रेट है वो क्या बन गया, यूरिन बन गया, ठीक है, सिंपल सी बात। चलिए नेक्स्ट, विच रूल डज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ कैरिंग करंट कैरिंग सर्कुलर लूप फॉलो। ओके, क्वेश्चन का फॉर्मेशन बहुत अजीब है इन लोगों का। ये एक्चुअली ऐसा बोल रहे हैं कि जो हमारे पास सर्कुलर लूप रहेगा, ठीक है, इस तरीके से सर्कुलर लूप रहता है ना, जो अपन बॉक्स में यूँ कर लेते हैं, है ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के दौरान कौन से रूल को फॉलो करेगा। तो बेसिकली हमें देखना होता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सीधी सी बात है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सर्कुलर लूप जो है वो हम लोग राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे, सॉरी, ठीक है। अब इस पर करना क्या होता है, इन्होंने बोला है कि राइट दैट रूल ऑल्सो, तो अपन रूल बता रहे हैं। तो कह रहा है कि इफ़ यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच एज थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है। अभी मेरा राइट हैंड है और ये मेरा कंडक्टर है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है कि थंब मेरा ऊपर है और फिंगर्स जो है वो रैप कर रही हैं, ठीक है। तो ये थंब जो है वो मुझे डायरेक्शन देगा करंट का और फिंगर्स मुझे डायरेक्शन देंगी मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो अगर मेरा करंट जो है अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ टू नॉर्थ में जा रहा है, ठीक है, तो मेरी फिंगर्स जो हैं वो इस तरीके से जाएंगी, और अगर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आया, ठीक है, तो मेरी फिंगर्स इस तरीके से जाएंगी। अब इन फिंगर्स को हम लोग कहते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये था अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, यूँ जा रही है ना, उल्टा। देखो क्लॉक तो यूँ घूमता है, अपन यूँ घुमा रहे हैं, ठीक है, क्लॉक यूँ घूमता है यूँ करके, पर अपनी यूँ जा रही है, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और जब डाउनवर्ड फ्लो करेगा तो क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, डन। अब कह रहे हैं कि ऑल्सो राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो। तो सिंपल सी बात है, देखो पहली बार मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होता है साउथ से और जाता है नॉर्थ की स्टार्ट होता है नॉर्थ से और जाता है साउथ की तरफ, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल का बार मैग्नेट, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्थ टू साउथ की तरफ जो है वो डायरेक्शन जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के, ओके। इनसाइड द मैग्नेट, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। अब मैग्नेट के अंदर, अब देखो सिंपल सी बात है, यूं करके क्लोज लूप बन रहा है ना, तो अंदर की तरफ क्या हो जा रहा है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है, सिंपल सी बात है। ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, पूरा सर्कुलर लूप बन रहा है ना, ठीक है, तो वो कर ही नहीं सकते हैं। एंड दीज लाइन्स फॉर्म अ सर्कुलर क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड्स जो हैं वो आपको पोल्स के यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ नजर आएगी, ओके। सो दे आर स्ट्रॉन्गर एट पोल्स बिकॉज द फील्ड लाइन्स आर डेंसर नियर द पोल्स, ठीक है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग नहीं स्प्लिटिंग, ठीक है। एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म विथ अ डायग्राम। ये वाला क्वेश्चन डी सेक्शन में क्यों दिया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये बी और सी के बराबर है, डी तो पता नहीं क्यों दिया है, क्योंकि इसमें इतना आंसर बनता ही नहीं। अब कितना इसके अंदर लिखोगे ना, इतना तो कुछ बनता ही नहीं है, बट ठीक है क्वेश्चन है तो मैंने आपको आंसर दिया है। तो क्या है कि व्हेन अ वाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो इट स्प्लिट्स इनटू द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर, इसको विबग्योर कहते हैं हम लोग। ऑर्डर आपको पता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
ये जो प्रोसेस होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू द कंस्टिट्यूएंट कलर्स को अपन कहते हैं डिस्पर्जन, ठीक है। अभी डिस्पर्जन क्यों होता है, तो बेसिकली सीधी सी बात है, ये फैक्ट ऐसा है कि जो भी लाइट अंदर है ना, ये जो सात सतरंगी अपन कह रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 7 लाइट हैं इन सब का वेवलेंथ अलग अलग है। वेवलेंथ मतलब क्या होता है, देखो ये वेव बनी, ठीक है, तो ऊपर के जो आपको दिख रहा है ना पहाड़ जैसे, ठीक है, उनके बीच के लेंथ को अपन कहते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ छोटी है बड़ी है, तो उस हिसाब से डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से अपने को अलग अलग कलर मिल जाता है यहाँ पे। अब क्या बोल रहा है, व्हेन दे स्ट्राइक द ग्लास सरफेस ऑफ द प्रिज्म, तो उनकी वेलोसिटी भी अलग अलग हो जाती है क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, ठीक है। इसके लिए उनका एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि यूँ जाके टकरा के फिर यूँ बाहर निकलने का जो एंगल रहेगा वो भी सबका अलग अलग हो जाता है। एंड दैट इज़ द रीज़न हम लोगों को कलर्स दिखते हैं। तो रेड लाइट बहुत ज़्यादा बैंड रेड लाइट जो है वो कम बैंड होती है, स्ट्रेट ज़्यादातर रहती है। इसके लिए हम डेंजर वाली जो चीज़ें होती हैं उसको रेड कलर में हम सिम्बोलाइज करते हैं क्योंकि दूर से दिख जानी चाहिए ना, बैंड ज़्यादा नहीं होती है। और वायलेट कलर जो है वो बहुत ज़्यादा बैंड होती है, ठीक है। इसके लिए आसमान में एक्चुअली पहले वायलेट कलर आता है पर दिखता ही नहीं था, जल्दी बैंड हो जाता है ना, ठीक है, हम देख ही नहीं पाते हैं उसको, और अपन को आसमान ब्लू कलर का नज़र आता है पर उसके पहले वायलेट और इंडिगो में जाता है पर वो दिखता नहीं है अपने को। तो दिस इज़ द फिगर, ओके। तो आपके सामने ये रेड कलर इतना नहीं झुका है, जबकि वायलेट देखो कितना झुक गया, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, चलिए 54, हाउ इज ओजोन फॉर्म्ड एंड स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन कैसे बनता है। तो देखो ओजोन बेसिकली है क्या, ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि 3 ऑक्सीजन का मिलन, दैट इज ओजोन, ठीक है। तो O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन जो है वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड होता है और ये पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में, मतलब कि वी हैव द एटमॉस्फेयर ना, उसके लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर हम यूँ देखें तो अर्थ क्रस्ट से सी लेवल की बात करो तो वो 50 किलोमीटर के ऊपर की तरफ होता है, क्योंकि अगर उसके नीचे आ गया ना तो वो हमारे लिए पॉइजनस होता है, ठीक है। तो इसके लिए वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में पाया जाता है। बनता कैसे है ये, तो ओजोन लेयर एक्चुअली बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब कैसे होता है ना कि जब यूवी रेज आती हैं सन में से, सन की रेज यूवी रेज आती है ना, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, तो ये जो यूवी रेज होती हैं वो O2 के साथ क्या कर लेती हैं, कंबाइन हो जाती है, मतलब उसके अंदर O3 का कन्वर्जन हो जाता है। कैसे होता है, जो यूवी रेज हैं वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, मतलब O2 को वो स्प्लिट कर लेगी किसके अंदर, O+O, दो ऑक्सीजन एटम के अंदर। ये ऑक्सीजन एटम कंबाइन होके क्या बनाएगा, जब कंबाइन होगा O2 के साथ तो क्या बन जाएगा, O3 बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखो मैंने आपको दिया हुआ है O2, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज O और O में चला गया, फिर ये एक O जो है वो O2 के साथ जुड़ जाएगा, फिर क्या बन जाएगा O3 अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशंस। आगे उन्होंने सवाल पूछा हुआ है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो इम्पोर्टेंस क्या है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग। इम्पोर्टेंस ये है कि जिसमें मैंने आपको बताया ग्राउंड लेवल पे सीधी सी बात है काफ़ी हार्मफुल होता है, पॉइजनस गैस होता है, बट इसका इम्पोर्टेंट रोल ये कि हमें फिर भी प्रोटेक्ट करता है अगर वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर पे होता है तो। ओके, सो अभी होता क्या है ना, ये जो लेयर है ओजोन लेयर है वो यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है सन के थ्रू जब आता है और उसको अर्थ सरफेस में आने से रोकती है। जो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं आपके सामने ही है, ठीक है। O2 जो है वो स्प्लिट हो गया, O मतलब कि यूवी रेस इसी चक्करों में फंस जाती है, O को तोड़ना O को मिलाना, ठीक है, इसमें फंस जाती है तो इसके लिए कभी अर्थ की तरफ आ ही नहीं पाती हैं। तो इस तरीके से हम लोग प्रोटेक्टेड हो जाते हैं ना, ध्यान भटका देता है यूवी रेस का कौन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और ओजोन। अभी यूवी रेस का हमारे लाइफ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट होता है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स का तो स्किन कैंसर हो जाता है, कैटरेक्ट मोतियाबिंद और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और स्किन कैंसर तो ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे कैंसर और ऐसे डिजीज़ फैल जाती हैं। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल एक्सेस यूवी रेडिएशन इज थ्रेट टू एनी लाइफ, एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। ओके बच्चा बाटी, तो यहाँ पे आपका सेक्शन डी ऑफ पेपर 5 कंप्लीटेड। मज़ा आया, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। एंड बाकी सारी चीज़ें आपके पास आती जा रही हैं, मैं प्रोवाइड करती जा रही हूँ। अगेन इफ़ यू हैव एनी अनदर डिमांड, ओके, कि मैम मुझे ये चीज़ चाहिए तो बताइएगा, आई विल प्रोवाइड दैट वन ऑल्सो। एंड बाकी हमारे जो मेन 4 सब्जेक्ट्स हैं उनके प्लेलिस्ट तो बन ही चुके हैं, इंग्लिश, एसएस, मैथ्स और साइंस, ठीक है, आपको मिलते जा रहे हैं उसके अंदर वीडियो। से कभी कोई सब्जेक्ट का वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है।
कुछ बच्चे कर रहे हैं कि गुजराती और हिंदी संस्कृत। देखिए आई एम नॉट द टीचर ऑफ दीज लैंग्वेज सब्जेक्ट्स ओके, तो बट आई ट्राई कि मैं इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर लूँ। तो जस्ट गिव मी फ्यू डेज ओके, मैं इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूँगी। एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा मुझसे, सॉरी फॉर दैट, बट या आंसर्स अगर मैं आपको दे दूँगी ताकि आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाए बाय सर्चिंग द आंसर्स। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।